नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा की स्थिति इस वक्त कैसी है? पवन खेड़ा को अगर आप देखोगे तो इस वक्त जो नजर आ रहा है, चारों तरफ से मुसीबत ने घेरा हुआ है। जो पवन खेड़ा चाहते थे वो पवन खेड़ा को मिला नहीं, और जो मिल रहा है वो उसको अब संभाल नहीं पा रहे हैं। तो चाहते क्या थे? पवन खेड़ा चाहते थे राज्यसभा में जाना। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा ही क्यों? तो यहां पर दो तरीके के राजनेता होते हैं, एक जनाधार वाले राजनेता और दूसरा जो पार्टी के रहमो करम पर चलते हैं वो वाले राजनेता। तो जिनका जनाधार होता है उनको पार्टी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर पार्टी उनको कुछ देती नहीं है तो वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतकर दिखाते हैं। तो जो जनाधार वाले नेता थे, जैसे आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, भारतीय जनता पार्टी में गए और मुख्यमंत्री तक बन गए। तो ऐसे लिस्ट में जो है वो बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे नेताओं पे। दूसरे नेता जो पार्टी के रहमो क्रम पर चलते हैं। तो जब पार्टी के रहमो क्रम पर चलते हैं तो फिर वो पार्टी की सेवादारी या हम कहें कि चाकरी करना शुरू कर देते हैं उन लोगों की जिसके कब्जे में पार्टी हो। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी कब्जे में है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और राहुल गांधी ने इन लोगों को लाइसेंस दे दिया है, क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी खुद भी जो है वो इस तरीके की हरकतें कर जाते हैं, तो इनको लाइसेंस मिल जाता है। अब इस लिस्ट में पवन खेड़ा को आप देख लीजिए, इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत को आप देख लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से चुनाव लड़कर देख चुकी है, एंकरों को नसीहत देती है, लेकिन एक जमाने में खुद एंकर रही हुई है। तो पत्रकारिता से पॉलिटिक्स में आई और आज पत्रकारों को ज्ञान देती है, लेकिन उससे ज्यादा उनकी छवि है गाली वाली बाई की, या फिर एक तरीके से झूठे अफवाह तंत्र को फैलाने के लिए। और फिर उसके बाद में अपने आप को डिफेंड करने के लिए ट्वीट डिलीट भी करने पड़ते हैं और कई बार माफी भी मांगनी पड़ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़कर वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर बचता है राज्यसभा, कि कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में भेज दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी जो है, या कोई भी राजनीतिक दल होता है, उनका अपना जो है वो एक तरीका होता है कि वो या तो किसी फाइनेंसर को जो उद्योगपति हो, या फिर कोई बड़े पद पर जो है वो वकील हो, क्योंकि उसकी जरूरत पार्टी को ज्यादा पड़ती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए केस लड़ते हैं। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा क्योंकि वो मजबूरी है। तो यहां पर पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसी ही जो है वो पवन खेड़ा की भी स्थिति है। अब पवन खेड़ा 2 बार जो है वो ट्वीट कर चुके हैं कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो इस बार उन्होंने जो है वो तपस्या में पूरा जोर लगाया, और पूरा जोर लगाने में वो ये भूल गए कि अब जो है वो किसके बारे में और किसके साथ उसका मुकाबला है। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को ज्यादा छूट मिल जाती है, या अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की हरकत करता है, आप उसको आजाद छोड़ दो, वो धीरे धीरे अपनी औकात पर आ जाता है। और ये पवन खेड़ा ही नहीं, आपने देखा होगा एपस्टीन फाइल के बाद में एक नई फाइल खुली, मधु किश्वर, और मधु किश्वर ने उस आजादी का ऐसा फायदा उठाया, और आजादी क्या मिली? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अश्लील आरोप लगाए। अब सीधे तौर पर अगर किसी पार्टी में या किसी दूसरे पार्टी का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता तो मधु किश्वर, आप मानकर चलिए, उसी दिन जो है वो जेल के अंदर होती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से आजादी लाइसेंस मिल गया, और जब लाइसेंस मिल जाता है ऐसे लोगों को, तो वो ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी भरपाई मुश्किल हो जाती है। तो एक ट्रेवलर ब्लॉगर जो है, उसका मसाज का वीडियो वायरल किया, फेक वीडियो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और पुलिस जो है वो पहुंच गई सेक्टर 26 चंडीगढ़ की पुलिस उनके घर पर पूछताछ के लिए। और अब आप ये देखिए कि
उसी मधु किश्वर के वीडियो, जो फेक वीडियो था, उसको सुप्रिया सिन्नेत ने भी जो है वो वायरल किया था, हटाना पड़ा। क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो आजादी का लाइसेंस मिला हुआ है, उस लाइसेंस पर आप कुछ भी जो है वो छूट मिलते ही आप अपनी हद तक चले जाते हो। तो पवन खेड़ा, उनके साथ भी जो है वो ऐसा ही हुआ है। अब पवन खेड़ा ने रिंकी भुइया, जिनके ऊपर आरोप लगाए 3 देशों के पासपोर्ट के, मिस्र, बारबाडोस और एंटीगुआ, और एक कंपनी जो 3 ही दिन पहले बनी और कहा गया कि 52,000 करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी है, आरोप लगा दिए, बब्बर शेर बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाली शेर है और नंगे शेर है। मैं ये कहता हूं कि नंगे शेर है, क्योंकि शेर जो है वो कपड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन उसके बाद ये शेर कहां है, देश की जनता जो है वो ये जानना चाहती है। लगातार अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो सर्च करती है कि पवन खेड़ा है कहां। अब जब हम कहते हैं कि जो चाहता वो नहीं मिला, राज्यसभा की सांसद ही नहीं मिली, जो नहीं चाहता अब वो मिल रहा है। और वो मिल क्या रहा है, वो सीधे तौर पर जो है वो हवालात की दरवाजे खुलते हुए, और आप समझ सकते हो कि पेड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मिल रहा है। अब उसको संभाला नहीं जा रहा। और पवन खेड़ा ने जो गलती की, क्योंकि अक्सर जो है वो ऐसा व्यक्ति जिसकी फितरत में इस तरीके की चीजें हैं, वो गलती जरूर करता है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मैं गुवाहाटी के यहां होटल में बैठा हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा की औकात है तो वो कुछ करके दिखाएं, और उसके बाद रफ्फू चक्कर हो गए। उनको पता था, एहसास था कि उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, और अंजाम क्या है वो भी पता था। इसलिए वो दिल्ली के बजाय जाते हैं तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और अगर असम पुलिस वहां पहुंचती है तो रेवंत रेड्डी की सरकार पवन खेड़ा को बचा लेगी। इसका यह नहीं है कि जो कोटा नीलिमा है, जो उनकी पत्नी है, उसकी वजह से गए, नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से गए थे। तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की, अग्रिम जमानत की मांग की गई, लेकिन वहां पर एक और गलती कर बैठे, और मुझे लगता है कि यह गलती जो है वो अब उनको ताउम्र भारी पड़ने वाली है। वो है, उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट में बेशक जो है वो याचिका लगाई, शायद तेलंगाना हाईकोर्ट जो है वो एक राजनेता के नाते, क्योंकि राजनेताओं को तो लाइसेंस मिला होता है, और कानून जो है वो राजनेताओं के हमेशा जो है वो पॉकेट में होता है, क्योंकि कानून का जो देखने का तरीका, सोचने का तरीका राजनेताओं के लिए अलग होता है, और आम आदमी के लिए उनकी जो है वो अलग चीजें होती है। ये सोच का जो है न्यायपालिका की, ये थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन जो गलती की, और वो गलती ये थी कि सामने जो है वो पवन खेड़ा का आधार कार्ड, लेकिन पीछे का एड्रेस वाला उनकी पत्नी का, और उसके बाद जो वो एक्सपोज हुए, वो ऐसी गलती थी पवन खेड़ा की जो अब उनको ताउम्र परेशान करने वाली है। अग्रिम जमानत दी तेलंगाना ने, उम्मीद थी कि वो देगा, दी, तो असम पुलिस जो है वो उस मामले को लेकर गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। अब रोक लगाई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गए अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, पवन खेड़ा ज्यादा जरूरत नहीं है, ना सुप्रिया सिन्नेत की उनको जरूरत है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें तो दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि आप जो है वो अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र में जाइए, जहां की क्राइम ब्रांच में आपके खिलाफ एफआईआर है, आप वहां की हाईकोर्ट जाइए, और वहां पर जो है वो अपनी जो जमानत याचिका है उसकी डिमांड रखिए। तो अंततः गति जो है वो क्या थी कि पवन खेड़ा को घूमकर जो है वो जाना पड़ेगा आसाम, और पवन खेड़ा आसाम जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि उनके स्वागत के लिए आसाम पुलिस तैयार बैठी है। अब पवन खेड़ा गए नहीं, क्योंकि वहां पर भी अग्रिम जमानत के लिए जो है वो याचिका दायर की गई, और याचिका दायर की तो उस वक्त जस्टिस ज्योति प्रकाश सेकिया, उनकी टिप्पणी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे लगता है कि हम सबको पता होना चाहिए। और टिप्पणी क्या की, एक टिप्पणी जो अधिकार क्षेत्र को लेकर जो की, वो दूसरी, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी कि ये जो है वो जो भी बयान है वो राजनीतिक, जो जिसको हम कहें कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति होती है, उसके तहत जो है वो दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि अब ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज
कांग्रेस पार्टी ने जयराम रमेश का, अगर आप इसने स्टेटमेंट देखा होगा तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो पवन खेड़ा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस पे सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या, जो जिस हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या उस जज की जो टिप्पणी है उसको काट सकता है क्या? और टिप्पणी क्या है? टिप्पणी यह है कि पहले तो जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है, क्योंकि मामला जो है वो मानहानि का ही नहीं, इससे भी आगे का जो है वो मामला बनता है, और वो मामला बनता है जाली दस्तावेजों का। यहां पे पवन खेड़ा फंसते हुए नजर आते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये, जिस तरीके से जस्टिस महोदय ने ये कहा कि अगर ये आरोप हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर होता तो वो समझा जाता कि वो राजनीतिक मायने को लेकर जो है वो बयान दिया गया है, लेकिन उनकी पत्नी जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आपने उनको जो है वो इसमें घसीटा है, इसलिए आपकी जमानत याचिका खारिज की जाती है, आपको राहत नहीं दी जाएगी। ये दो टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिंकी भुइया भले वो हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है, लेकिन राजनीति में वो सक्रिय नहीं है, और जब राजनीति में वो नहीं है तो आपने एक निर्दोष व्यक्ति को जो है वो इसमें घसीटा है, इसलिए अब ये मामला जो है वो आगे तक जाएगा। और तीसरी बात जिससे कांग्रेस पार्टी अब तक जो भाग रही थी, और वो तीसरी बात यह है, सीधे तौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि पुलिस कस्टडी के बिना पवन खेड़ा से पूछताछ नहीं हो सकती। तो आप देखिए, आसमान से गिरा जो एक कहावत है और खजूर पर अटका, तो यह स्थिति है कि किस्मत इस वक्त पवन खेड़ा को उसी झोली में लाकर डाल रही है जिससे पवन खेड़ा दूर भाग रहे हैं, और वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। और जब कोर्ट ये कहता है तो आप सोचकर देखिए कि कितने एक दिन जो है वो पवन खेड़ा इससे बच जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में पुलिस कस्टडी में ही पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सबक होना चाहिए कि आगे कोई राजनेता जो है वो इस तरीके की राजनीति ना करे। आरोप प्रत्यारोप अलग बात है कि आप पर्सनली जो है वो किसी के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अगर कोई इस तरीके का पासपोर्ट वगैरह दिखाते हो, तो अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर ये राजनीति में जो है वो आगे बढ़ जाएगा। और अगर एक्शन होगा, तबीयत से होगा। अब ये जो है वो सीधे तौर पर ये नहीं है कि पवन खेड़ा की जो है वो कुटाई पिटाई हो या इस तरीके की, लेकिन एक एक्शन ऐसा जिससे कि सबक मिले आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की जालसाजी ना करे। और इस मामले में जब जालसाजी की बात आती है तो ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि पवन खेड़ा में की मदद किसने की, कहां से ये दस्तावेज मिले और किसके कहने पे किए, ये सामने आना जरूरी है। तो पवन खेड़ा कहां तक भागेंगे आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो पवन खेड़ा को भेजा, क्या वो पवन खेड़ा को अब जो है वो राहत दे सकता है? उम्मीद जो है वो अब कम दिखाई दे रही है। बाकी न्यायिक व्यवस्था में आपको पता है, अभिषेक मनु सिंघवी का भी पता है किस तरीके से वो अपना वर्चस्व रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन वो चांसेस जो है वो पवन खेड़ा की गलतियों की वजह से, या हम कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अब वो कम नजर आते हैं। तो पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से बलि का बकरा बनाया है, सजाकर रखा है, और सिर्फ उसी स्थिति की तरह है जिस तरीके से बलि के बकरे को जो है वो सजाकर तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद उसको कसाई को सौंप दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पवन खेड़ा, इसलिए मैंने कहा कि जो पवन खेड़ा चाहते थे वो पवन खेड़ा को मिला नहीं, और जो अब मिल चुका है वो उस पवन खेड़ा से संभाला नहीं जा रहा है और ना जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।